फ्रेंड्स इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम वाल्टर स्कॉट के बारे में पढ़ेंगे। ये रोमांटिक एज के स्कॉटिश पोइट हैं, नॉवलिस्ट हैं, ड्रामाटिस्ट हैं और हिस्ट्रियन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम सर वाल्टर स्कॉट को पढ़ेंगे। तो सर वाल्टर स्कॉट जो हैं 15 अगस्त 1771 को पैदा हुए और ये 21 सितंबर 1832 को इनकी जो है वो डेथ हुई। ये एक स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड के तारीखदान थे, नॉवलिस्ट थे। इसके अलावा ये पोएट हैं, प्ले राइट हैं और इसके अलावा ये वर्सटाइल यानी इन्होंने एज जज के तौर पे भी काम किया और वकील के तौर पे भी काम किया। बहरहाल जो इसके अहम काम हैं यानी जो मशहूर हैं, उसमें इसके जो क्लासिक्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में या स्कॉटिश लिटरेचर में उन्हें बड़ी अहमियत जो है वो दी जाती है। तो जो इनके चंद अहम तरीन काम हैं उनमें से द लेडी ऑफ द लेक है। ये एक नरेटिव पोएम है, काफ़ी मशहूर पोएम है। और इसी तरह से कुछ नावल्स हैं, वेवरले, ओल्ड मोर्टेलिटी या जिसे द टेल ऑफ ओल्ड मोर्टेलिटी भी कहा जाता है। इसी तरह से रॉब रॉय है, द हार्ट ऑफ मिड लोथियन है। इसी तरह से द ब्राइड ऑफ लेमरमूर है और इसी तरह से एवेनहो है। तो हम इनको देख लेते हैं। हम पहले जो है वो वाल्टर स्कॉट के जो हैं कुछ जो पोएम्स हैं उनको देखेंगे, यानी पोइट्री का जो एंगल है उसको हम टच करेंगे और उसके बाद फिर हम लास्ट में नावल्स को भी देख लेंगे। तो बुनियादी तौर पे जो यानी वाल्टर स्कॉट हैं वो तो 6 उनके जो बड़े अहम काम हैं उनके लिए जाना जाता है, जो उनके लिटरेरी वर्क्स हैं। और ये पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी उसकी थी, यानी सियासत में भी उनका एक खासा जो है वो अमल दखल रहा। और इसी तरह से जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि वाल्टर स्कॉट जो हैं वो एक वकील के तौर पे भी उन्होंने जो है वो यानी अपनी खिदमत सरअंजाम दी, फिर वो जज भी रहे। और इसी तरह से ये जो हैं वो एक लीगल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। और इसके अलावा इन्होंने अपने करियर में जो है राइटिंग और एडिटिंग का काम भी किया, मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस में भी रहे, यानी क्लर्क ऑफ सेशन भी ये रहे और इसी तरह से शेरिफ डेप्यूट भी रहे। और इसके अलावा ये सेल्कर्क शायर में भी जो है इन्होंने खिदमत अंजाम दी। इसके अलावा ये प्रोमिनेंट मेंबर भी थे टोरी इस्टेब्लिशमेंट ईडनबर्ग में। और इसके अलावा स्कॉट जो हैं वो एक्टिव मेंबर भी रहे हाईलैंड सोसाइटी के, और काफ़ी अरसा उन्होंने जो है वहाँ पे सर्व किया एज प्रेसिडेंट, करीबन 12 साल, ये जो रॉयल सोसाइटी ऑफ ईडनबर्ग थी उसमें। और इसके अलावा ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे सोसाइटी ऑफ एंटीक्वेरीज स्कॉटलैंड की जो थी, और वहाँ पे ये तकरीबन जो है वो 12 साल या 11.5 साल का अरसा उन्होंने वहाँ पे जो है वो वाइस प्रेसिडेंट काम किया। तो स्कॉट की जो नॉलेज की जो यानी हिस्ट्री है, यानी हिस्ट्री के बारे में जो उनकी मालूमात थी, ये काफ़ी ज़्यादा थी। और उसकी वजह से जो उनकी ख़ास एक लिटरेरी टेक्निक थी, तो वो उसे बड़ी यानी एक अहम फिगर के तौर पे जो है उभारती है। बिलखुसूस जो नावल की जो यानी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, या जो हिस्टोरिकल या जो तारीखी नावल लिखने का जो रुझान है, तो उसमें सर वाल्टर स्कॉट जो है उसका एक अच्छा खासा नाम है, क्योंकि वो एक खास किस्म की लिटरेरी टेक्निक उन्होंने यूज़ की इन यानी तारीखी नावलों में। और इसी तरह से ये एक यानी मिसाल दी जाती है इनकी यूरोपियन लिटरेरी रोमांटिसिज्म में, बिलखुसूस हिस्टोरिकल नावल की डेवलपमेंट को लेके या उसकी इस्टेब्लिशमेंट को लेके। इसी तरह से बैरोनेट का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया। और ये फिर जब इन्होंने कैरी किया स्कॉटलैंड में और यूनाइटेड किंगडम में, इसको मैंने 22 अप्रैल 1820 को जो है ये इसको जो है वो खिताब ये जो मिला, तो ये बाद में फिर रेयर हुआ, क्योंकि जो इसका दूसरा बेटा था तो वो जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके बाद ये बैरोनेट का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी यानी रेयर रहा, या एक किस्म का जो है वो हार्डली एक्सटिंक्ट था। अब हम देख लेते हैं वाल्टर स्कॉट को एज अ पोइट। तो इन्होंने 1805 से लेके 1817 तक जो है वो बड़े लॉन्ग जो है वो 5 पोएम्स जो है इन्होंने दिए, नैरेटिव पोएम्स। और हर पोएम में उन्होंने 6 कैंटोज लिखे। कैंटोज जो हैं वो आप एक तरह के जो हैं वो छोटी सी बुकलेट समझ लें। उसमें से 4 शार्टर हैं, इंडिपेंडेंटली पब्लिश पोएम्स हैं वो,
और उसमें जो है वो छोटे-छोटे उन्होंने मेटेरियल पीसेस भी जो है वो यानी डाले। इसके अलावा लॉर्ड बायरन ने जब तक ये कैंटोस जो है वो यानी चाइल्ड हेरल्ड्स पिलग्रिमेज जो उन्होंने लिखी 1812 में, तो क्योंकि स्कॉट जो है वो उससे पहले ही काफ़ी मशहूर हो चुके थे और गो के लॉर्ड बायरन को काफ़ी शोहरत मिली, बिलखुसूस जो इन्होंने ये कैंटोस लिखे। लेकिन क्योंकि वाल्टर स्कॉट जो है वो इन कैंटोस को पहले लिख चुके थे, तो इस वजह से उन्होंने खासी एक अच्छी जो है वो जगह बना ली थी। अ, जो रोमांटिक एज के जो पोइट्स थे, फिर बाद में इसमें ऑल्दो के वेरिएशन भी आया। आगे चल के फिर हमने देखा कि विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज और इसी तरह से जॉन कीट्स और इसी तरह से पर्सी बिश शेले के जो काम हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। तो बहरहाल द ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल जो 1805 में ये जो पोएम लिखी वाल्टर स्कॉट ने, जिसमें इन्होंने मेडिवल रोमांस की जो है वो बात की, तो ये एक यानी स्कॉटिश प्लेन से ये इन्होंने अखज़ किया और इसमें इंक्लूड है एक ओरिजिनल पोएम है, जो बड़ी एक लॉन्ग ओरिजिनल पोएम है, जो कि सेकंड एडिशन ऑफ अपना मिन्स्ट्रेल्सी जो है उसमें भी इन्होंने दी। और इसी तरह से जो एक रोमांस का जो था यानी जो बॉर्डर है या एक चिवलरी एंड एन्चांटमेंट है, तो उसकी झलक भी इसमें हमें नज़र आती है। इसी तरह से 3 साल के बाद जो है ले ऑफ द लास्ट जो था मिन्स्ट्रेल वाला, तो स्कॉट ने जो ये लिखा उसके बाद इनका दूसरा जो है वो पोएम पब्लिश हुआ, जो मार्मियन था और ये 1808 में। इसमें इन्होंने जो है वो कहानी बताई है करप्ट पेशेंट्स की, और जिसकी वजह से एक जो जंग है बैटल ऑफ द फ्लोडन, उसमें एक बड़ा डिजास्ट्रस क्लाइमेक्स जो है वो हुआ उनके शिकस्त के सूरत में। ये जो जंग है ये 1513 की है, इसका इसमें जिक्र है। इसी तरह से जो जो वर्स है मार्मियन की, वो लेस स्ट्राइकिंग है अगर हम उसको ले के साथ कंपेयर करें, जबकि जो एपिस्टल्स हैं वो आइएम्बिक टेट्रामीटर्स में है, क्योंकि आइएम्बिक टेट्रामीटर्स का जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया वाल्टर स्कॉट ने अपने पोइट्स में, और बिलखुसूस एक नैरेटिव टेट्रामीटर जो है, और इसमें हमें ट्राईमीटर्स जो हैं वो ज़्यादातर मिलते हैं। इसके अलावा स्कॉट की जो मेटेरिक पोएटिक करियर है वो तो अ, उन्होंने अपनी जो है वो मैक्सिमम लेवल को टच किया, यानी अपने उरूज को उन्होंने देखा जब उन्होंने लॉन्ग नैरेटिव पोएम लिखा द लेडी ऑफ द लेक 1810 में, और लिखने के फ़ौरन बाद जो है वो इस पोएम की 20,000 कापियाँ जो हैं वो पहले ही साल में बिक गईं। और इसमें जो यानी रिव्यूअर्स हैं वो बुनियादी तौर पे उनको ये उम्मीद थी कि जो वाल्टर स्कॉट ने मार्मियन में जो कुछ गलतियां की थी या जो खदोखाल छोड़े थे, तो उनको उम्मीद थी कि इस पोएम में वो नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। तो ये एक कन्वेंशनल पोएम है, और ये इससे पहले जो पोएम है उनसे यानी मुख्तलिफ भी था, ज़्यादा मोर कन्वेंशनल भी था। और इसी तरह से ये एक नैरेटिव पोएम है जिसमें यानी पूरा का पूरा आइएम्बिक टेट्रामीटर जो है वो इस्तेमाल किया वाल्टर स्कॉट ने, और इसमें झलक आती है एक किस्म की जेम्स 5 जो किंग ऑफ स्कॉटलैंड थे 1513 से लेके 1542 तक। और इसमें कोलरिज ने जब विलियम वर्ड्स को जो है वो लिखा था, तो उसमें उन्होंने जो है इसकी बड़ी तारीफ की थी इस पोएम की, और उन्होंने ये कहा था कि इसमें झलक आती है किंग जेम्स 5 की। और इसकी वजह से यानी कोलरिज का ये भी ओपिनियन था इस पोएम के बारे में, उन्होंने कहा था कि ये एक यानी ऐसा एक नैरेटिव पोएम है कि जिसे मैं महसूस करता हूँ कि इसमें जो यानी सेंस ऑफ प्रोग्रेस है वो बड़ी यूनिक है और बड़ी लैंग्वेड है, जो उन्होंने सोचा कि किसी और पोएम में बिलखुसूस यानी नैरेटिव पोएम में नहीं मिलती। तो इस लिहाज से ये पोएम जो है बकौल कोलरिज के कि ये एक बड़ा ही एक क्लासिकल वर्क था, और ये काफ़ी बेहतर भी था जो पहले के जो यानी पोएम्स थे सर वाल्टर स्कॉट के। इसके अलावा जो बाकी जो 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं उसमें रॉक बे है, और ये यॉर्कशायर स्टेट जो है उसमें ये स्कॉटलैंड से बिलॉन्ग करती है। और इसके अलावा जो इसके फ्रेंड थे जेबीएस मोरिट, सिविल वार के दौर की ये बात है। और उसके अलावा द लॉर्ड ऑफ द आइजल्स इनका जो है ये लास्ट जो इन 5 पोएम में से था, ये भी 14th सेंचुरी स्कॉटलैंड जो है, और उसमें जो एक बेनकबान की जो जंग है 1314 में जो लड़ी गई थी, तो ये उसमें उसकी झलक नज़र आती है।
तो ये जो वर्क्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने यानी एक इनको भी रिस्पांस मिला, लेकिन इनकी इतनी ज़्यादा कापियाँ नहीं बिकीं जितनी लेडी ऑफ द लेक की कापी जो है कापियाँ वो बिकी थी। तो इसके बाद कुछ और जो हैं वो वाल्टर स्कॉट ने पोएम्स लिखे थे, छोटे नैरेटिव और इसी तरह से सेमी नैरेटिव पोएम्स। उनमें जो चंद इनके अहम पोएम्स हैं उनमें द विजन ऑफ द डॉन ब्रॉडरिक है और इसी तरह से द ब्राइडल ऑफ द ट्राइमैन है, जो उन्होंने एनोनिमसली लिखे थे, और इसी तरह से द फील्ड ऑफ द वाटरलू है, इसी तरह से हेरल्ड द डाउनलेस है। तो इसी तरह से फिर वाल्टर स्कॉट को 1813 में जो है वो पोएट लॉरिएटशिप भी ऑफर की गई, लेकिन उसका इन्होंने इनकार किया, जो बाद में जो है वो रॉबर्ट साउदी ने फिर जो है इसको एक्सेप्ट किया और वो यानी पोएट लॉरिएट बने। अब हम देख लेते हैं वाल्टर स्कॉट को एज अ नॉवेलिस्ट। तो काफ़ी मशहूर हैं वाल्टर स्कॉट एज अ नॉवेलिस्ट। तो इसको एक यानी मौके पे ये भी क्रिटिक कहते हैं कि बुनियादी तौर पे स्कॉट जो है वो थोड़ा कंफ्यूज थे कि वो नरेशन को कंटिन्यू करें, यानी नावल की तरफ जाएं या वो पोइट्री की तरफ जाएं। लेकिन पोइट्री भी अगर हम देखें तो वो उसकी यानी उसमें भी नैरेटिव झलक ही आती है। तो यानी नेचुरली जो स्टाइल है वाल्टर स्कॉट का कि वो जितना भी कुछ लिखते थे वो इन नैरेटिव फॉर्म में उनको ज़्यादा पसंद था शायद। इसी तरह से उन्होंने नॉवेल्स लिखी और पोइट्री जो है वो भी उन्होंने जो है वो यानी नैरेटिव स्टाइल में जो है वो लिखी। तो जो इनकी सक्सेस है नैरेटिव पोएम की द लेडी ऑफ ऑफ द लेक जो है 1810 में, तो इसकी वजह से जो है ये इनको ये ख्याल आया कि वो वापस जो है वो नैरेटिव की तरफ जाएं। और उसके बाद बहरहाल इन्होंने जो है वो काम शुरू किया और वेवरले जो है इनका जो है वो पहला नावल था जिस पे उन्होंने काम किया। पहले उन्होंने इसको कहा यानी एक किस्म की अनाउंसमेंट थी कि वो उन्हें जो पब्लिश करेंगे, जब उन्होंने द लेडी ऑफ द लेक लिखा 1810 में, लेकिन बहरहाल 1813 में जाके इन्होंने वेवरली को जो है वो फिनिश किया और ये इसका नावल जो है वो 1814 में ये पब्लिश हुआ। तो वेवरली जो है वो जो वाल्टर स्कॉट ने 27 नावल्स लिखे उनमें से ये पहला उनका नावल था, और जो 8 नावल्स पेयर में छपे थे उनमें भी ये पहला था। तो तब तक जो है वो इसके 6 नावल्स पहले जो है वो रॉब रॉय पब्लिश जो है वो हो चुके थे और वो प्रिंट भी हो चुके थे, और उनका फर्स्ट एडिशन जो है वो तकरीबन 10,000 कापीज़ जो है उनकी पहले से ही जो है वो यानी एक किस्म की जो सेल आउट हो चुकी थी और फिर इसमें इंक्रीज़ भी आई। इसी तरह से स्कॉट ने जो है वो जितने भी नावल्स लिखे हैं वो तकरीबन तारीखी नावल्स हैं। तो 27 नावल्स में से सिर्फ एक नावल है जो सेंट रोनन वेल है, तो उसको क्रिटिक कहते हैं कि उस नावल में हमें मॉडर्न सेटिंग की झलक आती है। अदरवाइज उसके अलावा जितने भी नावल्स हैं वो तारीखी नावल्स ही हैं, और उनमें तारीखी जो जंगें हैं, क्रूसेड्स हैं और इसी तरह से मुख्तलिफ बैटल्स हैं तो उनकी झलक नज़र आती है। और ये बैटल्स जो हैं वो मुख्तलिफ अदवार की हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जो यानी इनके नावल्स की झलक है तो वो स्कॉटलैंड में जो जंगें हैं या जो उनका पस मंज़र है वो वहाँ से है। इसी तरह से जो वेवरले है 1814 देखते हैं, इसी तरह से लेजेंड ऑफ मॉन्ट्रोज है 1819 में। तो ये सब नावल्स जो हैं इनकी लोकेशंस जो हैं वो स्कॉटलैंड में हैं, और ये 17th और 18th सेंचुरी की जो है वो उनमें सेटिंग की हमें झलक नज़र आती है। तो इसी तरह से स्कॉट जो है उसको यानी वर्स पे काफ़ी ज़्यादा ग्रिप थी बनस्बत किसी दूसरे से। तो इस वजह से जो ओरल ट्रेडिशंस थे उनको ये अपने नावल्स में खींचने में बड़े जो है वो कामयाब हुए। और इसी तरह से इसने एक रेंज जो है रिटन सोर्सेज की जो कि हमेशा बढ़ने वाली थी। इनकी एक लाइब्रेरी में कुछ ऐसे बुक्स थे या ऐसी रेयर कापीज थी जो शायद दूसरे के पास नहीं थी। तो वो भी एक एज थी कि यानी स्कॉट को जो है वो पढ़ने के लिए एक वाइड रेंज ऑफ और बड़ी यूनिक जो है वो बुक्स भी अवेलेबल थी। इसके अलावा उसके काफ़ी ज़्यादा नावल्स हैं जो मुख्तलिफ वक्तों में जो है वो पब्लिश हुए, और फिर आगे चल के हम देखते हैं कि स्कॉट ने जो है इन नावल्स को जो है सबको मिला के एक कापी जो है उसके सूरत में भी जो है वो पब्लिश किया, और वो वेवरले नावल्स के नाम से जो है ये एक कापी जो है वो मशहूर हुई, जिसमें हम देखते हैं कि इनकी जो कलेक्शन है स्कॉट के नावल्स की, तो वो उस सूरत में पब्लिश हुई, और इसे जो है वो मैग्नम ओपस भी कहा जाता है या मैग्नम एडिशन भी कहा जाता है जहाँ तक बात है वाल्टर स्कॉट के नावल्स की।
तो स्कॉट ने हर नावल में एक इंट्रोडक्शन भी दिया और उसमें कुछ नोट्स भी लिखे, और उनमें फिर बाकी आगे चल के उन्होंने जो है वो और थोड़ी उनके जो है वो टेक्स्ट में भी एडजस्टमेंट की। जब इन्होंने ये नावल्स को कंबाइन करके तो वेवरले नावल्स में पब्लिश करवाया। उससे पहले जो उनके नावल्स थे वो या तो पेयर में जो है वो पब्लिश हुए, या वो उनको इंडिविजुअल तौर पे जो है वो उनको पब्लिश करवाते थे। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने वाल्टर स्कॉट के बारे में जाना। हमने उसकी पोइट्री को भी जो है ओवरव्यू किया, और साथ में जो उनका जो नॉवेल्स हैं उनको भी हमने देखा। तो आई होप कि आपको वाल्टर स्कॉट को जो है अब समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी इस सेशन को सुनने के बाद। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो अब ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। जाने से पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो आने वाले सेशंस हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अपने कीमती कमेंट से मैं ज़रूर आगाह रखें, साथ में लाइक ज़रूर करें, और इसको शेयर भी करें अगर मुमकिन हो तो। सो यहाँ पे अब हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है, तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। तब तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना। सो टिल द नेक्स्ट सेशन, सी यू एंड हैव अ नाइस टाइम।